बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास एमेनोरिया, आज हम जनरल गायनी स्टार्ट कर रहे हैं 2 जून। तो जो जनरल गायनी है इसमें कुछ बेसिक जो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, पोस्ट मेनोपॉज रिलेटेड, वो हम इनको जनरल गायनी में जो है डिस्कस करेंगे थ्रू आउट। जो हमारा ये वीक है, दिस इज फॉर जनरल गायनी। अगर हमें जरूरत हुई, हम किसी टॉपिक को नहीं समझे, तो वील प्रोग्रेस इट फर्दर। अब आज का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज एमिनोरिया। ना मैंने इधर प्राइमरी लिखा है, ना मैंने इधर सेकेंडरी लिखा है, मैंने जस्ट लिखा है एमिनोरिया। क्योंकि पेशेंट जब आपके पास आती है, प्रेजेंट करती है, वो यही कंप्लेंट करती है कि मेरे मेंसेस नहीं आ रहे। वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मैडम मेरे शुरू से ही मेंसेस नहीं आ रहे, या मेरे 3 महीने से नहीं आ रहे, या व्हाट्सोएवर। ये आप हैं एज अ डॉक्टर जिसने बैठ के उस पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, उसकी एग्जामिनेशन करनी है, इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, और इस बात का पता लगाना है कि ये एमेनोरिया सबसे पहले तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और इसकी कॉज क्या है। तब जाके आप इसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एमेनोरिया, अब इसको डिफाइन किया जाता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। नाउ एमिनोरिया की अगर देखिए क्लासिफिकेशंस, इट इज प्राइमरी एमिनोरिया एंड सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी वो होगा जब इसके दो दो बातें याद रखनी है। अगर वो 15 साल की हो गई है, नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अभी तक उसके मेंस्ट्रुएशन नहीं हुए, तो इसका मतलब वो प्राइमरी एमिनोरिया की है। यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते होते 15 साल गुजर गए, ब्रेस्ट डेवलप हुआ, उसके प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर आ गए, लेकिन पीरियड्स नहीं आए, और 15 साल हो गए, इट मीन्स शी इज प्राइमरी एमिनोरिया। और एक वो पेशेंट जिसका 13 ईयर्स में विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी उसके ना ब्रेस्ट डेवलप हुए हैं ना कुछ, और वो 13 साल की हो गई है, साथ में एमिनोरिक भी है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइमरी एमिनोरिया। तो इसलिए आप जब हिस्ट्री लेते हैं, हाँ, कभी कभार हम कहते हैं कि 15 साल में हम उसको डिफाइन करें कि 13 में करें, वो रीजन ये है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स वाली बात है। खैर, उसके बाद हम अगर थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखें कि फिजियोलॉजिकली होता क्या है, मेंस्ट्रुएशन किस तरह होता है, दिस इज एक्चुअली हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। जो कि मेंस्ट्रुएशन का पूरा जो साइकिल है, वो इसके थ्रू होता है। होता यह है कि हाइपोथैलेमस जो कि सबसे ऊपर, वो जीएनआरएच रिलीज करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, जो कि थोड़ा सा उससे नीचे, जो रिलीज करता है एफएसएच एंड एलएच। ये दोनों मिलके एक्ट करते हैं ओवरीज पे। ठीक है, जीएनआरएच आया, उसकी वजह से एफएसएच एलएच रिलीज हुआ, और ओवरीज ने अपना काम शुरू कर दिया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन का। अब ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ये यूट्रस के ऊपर भी एक्ट करेंगे, और पीछे से जो फीडबैक है उसको भी रेगुलेट करेंगे, और इस तरह से जो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है। सबसे पहले ये बेसिक्स को समझना जरूरी था। अब इसमें से किसी भी लेवल पे कोई भी डिस्ट्रप्शन आ जाए, चाहे वो जो है वो हाइपोथैलेमस के लेवल पे आ जाए, चाहे वो आ जाए पिट्यूटरी के लेवल पे, या चाहे वो आ जाए ओवेरियन लेवल पे, इन तीनों में से किसी भी लेवल पे अगर आ जाती है, तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन। वो प्रोसेस हमें ढूंढना होता है, वो हमारी डायग्नोसिस होती है कि वो किस लेवल पे है। तो इस तरह हमने सबसे पहले हेडिंग्स पढ़ी कि कितने हैं, एमेनोरिया है क्या। नाउ जो क्लासिफिकेशन है, हमने कहा कि 3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। फिर एक साथ में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जो उसका है, जहां से पीरियड्स को गुजर के आउटफ्लो होना है, दैट इज द आउटफ्लो ट्रैक। ओके, तो इसका मतलब हम अपनी जब भी हिस्ट्री लेंगे, या जब भी हम अपनी मैनेजमेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले लेवल ऑफ डिसऑर्डर्स को 4 में करके, हिस्ट्री भी इसी हिसाब से लेंगे, इन्वेस्टिगेशंस भी इसी हिसाब से करेंगे, और डायग्नोसिस भी इसी हिसाब से करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गई हमारे पास। अब अगर हम इसको और ज्यादा डिटेल से इस टेबल को करें, ये टेबल जो है बुक से है, इंशाल्लाह इट विल बी इन योर हैंड्स। तो जब हाइपोथैलेमिक डिस्ट्रप्शन होती है तो कौन से सिंड्रोम्स कॉज हो सकते हैं या कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं और उनमें हार्मोनल पैटर्न क्या होगा। देखो, हाइपोथैलेमस हमने पीछे कहा कि वो जीएनआरएच रिलीज करता है। जब जीएनआरएच रिलीज ही नहीं होगा तो इसका मतलब ये जो एफएसएच और एलएच है ये लो आएंगे। ठीक है, लो एफएसएच एलएच एंड एस्ट्रोजन, क्योंकि ये सारे का सारा जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। तो इट मींस in this condition, when you are having low FSH, LH and estrogen, you have the suspicion for the hypothalamic causes. और hypothalamic causes में disorders कौन से हैं? कैलमैन सिंड्रोम, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा भी हो जाता है, एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, समटाइम्स ट्यूमर्स। ये सारी कंडीशंस हाइपोथैलेमिक कॉजेज में हैं और इनमें हमें लो एफएसएच, एलएच एंड एस्ट्रोजन मिलेगा। अगर किसी को कोई भी इशू हो, अनम्यूट करके यहीं से ही मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमने कहा कि जब जीएनआरएच आता है तो पिट्यूटरी जो है वो रिलीज करती है अपने हॉर्मोन्स, एफएसएच और एलएच। जब पिट्यूटरी में कोई मसला हो, जैसे कि शीहान सिंड्रोम हो जाए, कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर हो जाए या कोई प्रोलेक्टिनोमा, वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी की फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। जिसके जिसकी जो साइंस हैं, जो हमें हॉर्मोन्स हैं, सबसे पहले तो हमें प्रोलेक्टिनोमा में प्रोलेक्टिन जो है एलिवेटेड मिलेगा। और हॉर्मोन्स थोड़े बहुत वेरिएबल होंगे, कमी बेशी फ्लक्चुएंस, ये थोड़ा बहुत इसमें वेरिएबिलिटी हमें नजर आएगी। इसको हम आगे जब डिटेल से देखेंगे आपको ये चीज आहिस्ता आहिस्ता और क्लियर हो जाएगी। फिर हम आते हैं तीसरा लेवल। हम आप हमेशा दो दो आपके पास ऑप्शंस हैं, या आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ये पैटर्न अपना हिस्ट्री में भी रखो, एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन में भी, या ऊपर से नीचे की तरफ आओ, इट इट इज ऑल योर्स विश, बट ये हैं चार लेवल्स, चारों को आपने याद रखना है। जब भी ओवेरियन कॉजेज होंगी, क्या वो ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो ओवरीज के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकती हैं? दैट इंक्लूड्स टर्नर सिंड्रोम, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी और फेलियर एंड पीसीओएस। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो ओवरीज पे इफेक्ट करती हैं। इनमें क्या होता है, अब ओवरी खुद जो है वो काम नहीं कर रही, पीछे से जीएनआरएच भी नॉर्मल आ रहा है, पीछे से एफएसएचएलएच भी नॉर्मल आ रहा है, लेकिन यहाँ से जो है चीजें प्रोड्यूस नहीं हो रही, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो पिक्चर मिलेगी उसमें हाई एफएसएचएलएच, लो एस्ट्रोजन होगा। ठीक है, नॉर्मल एफएसएचएलएसएच के साथ भी हमारे पास या लो एफएसएचएलएच के साथ ये पीसीओएस में जो रेशो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है पीसीओ जो है, हम दूसरे उसमें कवर करेंगे। आज के हिसाब से अपने माइंड में ये रख लें कि हाई एफएसएच और एलएच एंड लो एस्ट्रोजन ओवेरियन कॉजेज में आपको मिलेंगी, और ओवेरियन में ये सारे डिजीजेज हैं। फिर हमने कहा कि आउटफ्लो ट्रैक, आउटफ्लो ट्रैक की जो है, जाहिर हमने कहा कि यूट्रस से अगर मेंसेस को बनना है, ओवरीज तक वाज द प्रोसेस, यूट्रस इज द फैक्ट्री, और आउटफ्लो ट्रैक जो है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द सर्विक्स, फ्रॉम द यूट्रस थ्रू सर्विक्स थ्रू वेजाइना, उसको बाहर जो है फ्लो आउट होना है। अब इसमें वो कौन सी कंडीशंस है, उसमें आ जाता है मुलेरियन एजेनेसिस, इम्परफोरेटेड हाइमेन, इवन एशरमैन सिंड्रोम यूट्रस के अंदर। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें हार्मोन लेवल्स नॉर्मल हैं एंड दीज आर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। आपका जो ये हार्मोन लेवल्स है पैटर्न, इसको आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से इसको एक वो करा देती हूँ कि हाइपोथैलेमिक में आपको, अगर फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ, जीएनआरएच होगा ही नहीं आपके पास, तो जब जीएनआरएच नहीं होगा तो एफएसएचएलएच भी लो होगा एस्ट्रोजन समेत, ये आपने याद रख लिया। फिर आपने याद रख लिया कि पिट्यूटरी कॉजेज, पिट्यूटरी कॉजेज में जो इंपॉर्टेंट है वो याद रख लेना कि प्रोलेक्टिनोमा आपको रेज मिलेगा। ठीक है, प्रोलेक्टिन लेवल आपका रेज होगा, दैट्स व्हाई यू विल गेट प्रोलेक्टिनोमा। गॉट इट? ओके, हॉर्मोन्स के ऊपर
इसके आप इतना वो ना कर, आपको ये डिफरेंशिएट करना इससे आ गया, आप केस को पकड़ सकेंगे। मैं आपको थोड़ा इसलिए भी इस चीज को डिटेल से बता रही हूँ। अच्छा, आपने क्या किया, आपने जो है इसकी हार्मोन देख लिया कि अगर ये जो है ओवेरियन कॉजेज हैं जो कि टर्नर वगैरह हैं, उनमें आपको हार्मोन्स की प्रोफाइल क्या मिलेगी। वो यही मिल रही है कि ओवरी FSH LH ये हाई होंगे, फीडबैक मैकेनिज्म आपका काम नहीं करेगा, और ये इसके जो है आप कह सकते हैं इसकी डायग्नोसिस में आपको काम आएगी। फिर खैर हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ ली और इसको समझ भी लिया। प्रेजेंटेशन मैंने आपको कहा कि पेशेंट विल ऑलवेज प्रेजेंट कि मुझे एमिनोरिया है, बाकी आपने डिग आउट करना है कि वो कौन सा एमिनोरिया है उसको। उसके बाद हमने कहा कि मेन कॉजेज को यहाँ पे फिर ब्रीफली कि वो जो प्राइमरी एमेनोरिया है जिसको हमने पहले डिफाइन किया था कि उसकी दो कैटेगरीज थी कि या तो वो एमेनोरिया 15 साल तक नहीं हुआ विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और 13 साल तक नहीं हुआ विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से क्या क्या आ सकते हैं, अभी ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आपकी डीडीज इसी से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी पेशेंट ने मुझे कहा वो प्राइमरी एमिनोरिया की है, 15 साल की हो गई है, अभी तक उसके मेंसेस नहीं हुए डॉक्टर साहिबा, लेकिन उसके ब्रेस्ट तो बन गए हैं, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर भी है, हमें लगा कि अभी पीरियड्स आ जाएंगे लेकिन आए नहीं। तो अभी इसमें हम देखते हैं, इसमें गोनैडल डिसजेनेसिस, मुल्लेरियन यानी MRKH, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक और पिट्यूटरी के जो डिसऑर्डर्स हैं, दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कॉजेज ऑफ द प्राइमरी एमिनोरिया है। ठीक है, कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेज हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा इस सीक्वेंस में जो है अपनी टीडीज बनाती हूँ। ठीक है, गॉट इट। हिस्ट्री भी मैं इसी तरह से लेती हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ, और हिस्ट्री भी ऐसी। क्यों? क्योंकि यही पैटर्न कॉमन है। ऑल्दो द जो इसमें सीक्वेंस है स्टार्ट इस तरह हो रहा है, बट जो कॉमन है वो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल आउटफ्लो ट्रैक्ट्स, और बाकी जैसे कि हाइपोथैलेमिक, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी, ये लेस कॉमन है। फिर आ जाता है मुलेरियन, और इसी के सिनेरियोज आ चुके हैं, मुलेरियन का आ चुका है, एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी का आ चुका है, आउटफ्लो का आ चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिले आप वैसे भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम यूजुअली जो है सेकेंडरी के साथ आ चुका है या प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी के साथ। ठीक, तो इस तरह से आपकी सिनेरियोज आएंगी। पहले आपने याद रखा अपनी बनाई टेबल कि ये जो है एमिनोरिया दो तरह से है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। फिर इनमें जो है क्या जो प्राइमरी की है उसके टेबल में फ्लो क्या हो रहा है ये। अब हम आते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया को जरा समझ लें, उसकी कॉजेस। अच्छा, वेन एवर देर इज एमिनोरिया, अब देखो ऑल्दो इसमें आइडेंटिफाइड नहीं है कि इट कैन बी ड्यू टू प्रेगनेंसी, बट इन प्राइमरी एमिनोरिया यू ऑल्सो हैव टू एक्सक्लूड प्रेगनेंसी। किसी हाल में प्रेगनेंसी की एक्सक्लूजन, ऐसी कई सारी बच्चियां होती हैं विदाउट मेंस्ट्रुएशन दे आर प्रेग्नेंट, ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी। कभी भी प्रेगनेंसी हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वी हैव टू ऑलवेज एक्सक्लूड इट। तो खैर सेकेंडरी एमिनोरिया में हमने कहा कि वो कंडीशंस जहां पे, अब इसकी डेफिनेशन याद रख लेना, एक पेशेंट बोलेगी मेरे मेंसेस नहीं आ रहे, अगर वो 2 महीने का बोल रही है, यू विल नॉट लेबल इट एज सेकेंडरी एमिनोरिया। जब तक एटलीस्ट 3 महीने तक वो एमिनोरिक नहीं है, आप उसको ये लेबल ही नहीं कर सकते या डायग्नोज ही नहीं कर सकते। अब हमने कहा कि इसकी जो कॉमन कॉजेज हैं उनके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। दैट इज प्रेगनेंसी, कोर्स इट इज द मोस्ट कॉमन वन। एंड जो दूसरा है हमारे पास, दैट इज द हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एक्सेसिव डिसऑर्डर्स, वेट लॉस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे हम बहुत ही कॉमनली सिनेरियोज हैं, MCQs में भी हमने किए हुए हैं, इट इज काइंड ऑफ फेमिलियर टू यू। फिर है हमारे पास पिट्यूटरी के डिसऑर्डर्स, वही शीहान सिंड्रोम, पिट्यूटरी ट्यूमर्स, प्रोलैक्टिनोमा, दे कैन कॉज बोथ, ओके। और PCOS जो ओवेरियन में सबसे कॉमनेस्ट है। ठीक है, ये सबसे कॉमन, ये सबसे कॉमन, ये दोनों आपके कॉमनेस्ट हैं, इसलिए हमेशा
सबसे पहले आपके माइंड में सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ ये दोनों आने चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बाकी डिजीज की तरफ जाते हो। प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, ये भी एग्जाम का सिनेरियो है, ये भी आता है। लेकिन देखो सिनेरियो शुरू कहाँ से होगा, शुरू यहां से होगा, एमेनोरिया से होगा। पूछते पूछते आना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, और उसके बाद आपने ये सारी, ये जो हिस्ट्री है ना, अब हम देखो प्राइमरी में भी हमने पढ़ा कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन, आउटफ्लो, ठीक है। इसी तरह सेम दोनों की हिस्ट्री है प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया में। ओके, इवन वेजाइनल सिनिकियाई या सिनिशियाई जो है वो डेवलप हो सकते हैं, और दे कैन कॉज सेकेंडरी एमेनोरिया लेटर ऑन। तो इसलिए आउटफ्लो इज इंक्लूडेड इन बोथ पैटर्न्स, दोनों में ये शामिल हो सकता है। इवन कभी कभार जो बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, एपिजियोटमी रिपेयर के कुछ ऐसे पेशेंट्स हुए हैं जिन्होंने कंप्लीट स्टिच कर दिया है, देयर इज नो स्पेस फॉर द जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है कि वो बाहर आए। तो इट मींस आपने दोनों सूरतों में पूरी की पूरी जो चारों कंपार्टमेंट्स थे कि आपने लेने हैं। दीज आर द लेवल्स ऑफ डिसऑर्डर्स, यू हैव टू इंक्वायर रिगार्डिंग देम ऑल। इसकी पिक्चर आप ले लें, जब तक आप लोगों को बुक खैर से अवेलेबल हो तो ये आप लोगों को बाद में भी काम आएगी। तो ये है कंपार्टमेंट्स और ये उनकी कॉजेस। अब हम आएंगे, जब हम केसेस करेंगे तो हम अपनी हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस उसी में कवर करेंगे। जनरली मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली आपका जो डायग्नोस्टिक अप्रोच है, इट बिगिंस विद द हिस्ट्री, एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द एग्जामिनेशंस, एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशंस। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट पूछने की बातें जो दोनों में है, डिटेल्ड हिस्ट्री जो दोनों के लिए है, आप दोनों से जो है एज ऑफ प्रेजेंटेशन पूछोगे कि मिनार्की, यानी अगर ये सेकेंडरी है तो कब से है, प्राइमरी है किस एज से उसको आप लेबल कर रहे हो, 13 पे कर रहे हो, 15 पे कर रहे हो। फिर आप उसकी प्यूबर्टल डेवलपमेंट के बारे में कि उसके ब्रेस्ट कैसे हैं, एक्सिलरी हेयर, ये प्राइमरी में इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी में इससे रिलेटेड आप पूछते हो कि कोई चेंजेस उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो नहीं आए, ब्रेस्ट के साइज तो छोटे नहीं हो गए, इसको हॉट फ्लैशेस तो फील नहीं हो रहा है। ये है प्यूबर्टल डेवलपमेंटल डिले रिलेटेड हिस्ट्री चेंजेस इन प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एमेनोरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टेबल को, मतलब मैंने इसीलिए ये क्लास सबके लिए रखी जो इवन मेरे नॉन पेड मेंबर्स हैं, कि दे शुड बेनिफिट फ्रॉम ऑल, इस ऑल ऑफ देम शुड बेनिफिट फ्रॉम इट। ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी बेसिक्स मतलब हम सब रट्टा मार रहे होते हैं, बेसिक्स बहुत कम हम देख रहे होते हैं। तो खैर अब हमने कहा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट रिलेटेड क्या हम क्वेश्चंस करेंगे। हाइट और वेट, ग्रोथ वेलोसिटी, ये सारे टर्नर सिंड्रोम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया में हम क्या क्वेश्चंस करेंगे, हम कहेंगे कोई रिसेंट चेंजेस इन द वेट है, बीएमआई, ईटिंग एक्सरसाइज एंड हैबिट्स। कोई मुझे कमेंट करे कि इस क्वेश्चन से हमें यहाँ पे सेकेंडरी एमेनोरिया में डायग्नोसिस में कौन सी डीडी जो है समझ आ रही है। कोई मुझे अनम्यूट करके बताए, मुझे खुशी होगी कि यू आर लिसनिंग टू मी एंड आर अटेंटिव। मैम मैम प्रेगनेंसी और हाइपोथैलेमिक पीसीओएस। डिसऑर्डर। एग्जैक्टली exactly, और भी, और क्या इसमें आएंगी सेकेंडरी में, ये देखो सेकेंडरी में टर्नर सिंड्रोम आएगा। और भी पीसीओएस, जो पीयूआई। हम कॉमनेस्ट पीसीओएस, ठीक है, पीसीओएस। पीसीओ, हाँ। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमनेस्ट, और बाकी जो आपने बोले वो सब आंसर सही हैं। हमेशा अपने माइंड में पहले कॉमन लाया करो, ठीक है। चलो उसके बाद हमने कहा कि बाकी इनके जो एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पूछेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई साइक्लिक एब्डोमिनल पेन, प्राइमरी एमेनोरिया के लिए हम पूछ रहे हैं। और सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं, इवन सेकेंडरी में भी हमें यही क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। उसके साथ हम ये कहेंगे कि पहले उसका पैटर्न कैसा था, क्या पहले कोई इसी तरह से ड्यूरेशन में कोई इशू था, कोई फ्लो में इशू था, कोई रिसेंट, ये बिल्कुल रिसेंट सी उसकी चेंज फील हुई है। अब देखो जो पीसीओएस की होगी वो, उसको लगातार लाइफ लॉन्ग ये हिस्ट्री रही होगी एमेनोरिया की। जो रिसेंट ऑनसेंट है उसका इट मींस एसोसिएशन है किसी पैथोलॉजी के साथ। ये सारी चीजें आपको क्ल्यू देती हैं। खैर हमने कहा कि एसोसिएटेड सिम्टम्स हम देखेंगे।
के एसोसिएटेड में क्या है, उस लाइक साइक्लिक पेन जो है आपको प्राइमरी एमिनोरिया में मिलेगा। उसको जाहिर है जब मेंसेस हुए नहीं है तो फर्टिलिटी कहाँ से होगी। और अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको वजाइनल जो है फील होगा कि वजाइना जो है शॉर्टनिंग है जैसे कि। और अगर एनोस्मिया के साथ आ रही है तो कैलमेंस। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप एज अ हेडिंग भी याद रख सकते हो। इफ यू फ्लो हैप्पैज़र्डली इट्स ओके, बट यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। कंपार्टमेंट वाइज इसको करोगे भी, योर विश, जो भी है। अगर आप कंपार्टमेंट वाइज शुरू करोगे, आप नीचे से स्टार्ट करोगे, आउटफ्लो के क्वेश्चंस। साइक्लिक दर्द तो नहीं होता आपको? क्या बिल्कुल आपके जो है कोई रिसेंट सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है? कोई आपका एपिजियोटमी रिपेयर तो नहीं हुआ है? कोई आपको और जैसे कि बच्चा जाया होना, उसके बाद सफाई का होना, या बहुत ज्यादा खून का बहना? तो मैंने क्या किया, मैंने वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस तीनों को एक साथ एक्सक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद मैं आऊंगी दूसरे कंपार्टमेंट, ओवरीज की तरफ। कि अच्छा आपको गरम पसीने तो नहीं आते, आपका दिल तो नहीं घबराता है? और क्या आपकी फैमिली में किसी को ऐसा इशू जिसके पीरियड्स बहुत जल्दी रुक गए हों? कोई और आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स तो नहीं है? थायराइड का तो कोई मसला नहीं है आपको? और आपको जो ब्रेस्ट साइज है, क्या आपका वो छोटा तो नहीं हो रहा? आपको फील तो नहीं हो रहा कि ब्रेस्ट छोटे हो गए हैं? और कोई थकावट का महसूस होना, डिप्रेशन? तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जो इसका सेकंड कंपार्टमेंट है ओवरीज, उसको मैंने एक्सक्लूड कर लिया। फिर मैं ऊपर आऊंगी, मैं कहूंगी कि अच्छा आपको, आपके ब्रेन में कोई खुदा ना खास्ता कोई चोट तो नहीं लगी, कोई पैदाइशी मसला तो नहीं है, या कोई आप बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस तो नहीं करते, कोई आपने अद्वियात का इस्तेमाल तो नहीं किया, कीमोथेरेपी वगैरह, रेडिएशन? ये सारा मैंने पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के लिए मैंने पूछ लिया। तो ये सारा एक कंपार्टमेंट वाइज भी आप हिस्ट्री ले जा सकते हो, लेकिन आपको उसके आंसर से डिफरेंशिएट करना आ जाना चाहिए कि भाई ये मसला मुझे कहाँ का जो है इंडिकेशन दे रही है। जिस जगह का वो इंडिकेशन देगी, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप फॉर योर इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है। अब हमने कहा कि इसमें एंडोक्राइन के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म इसमें बहुत कॉमन होता है। क्यूशिंग सिंड्रोम, एंड्रोजन एक्सेस, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये सारे हम आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री में पूछते जाते हैं। खैर, हमारे हैं जो की पॉइंट्स के थी आरसीओजी गाइडलाइंस की हैं कि हमेशा प्रेगनेंसी को आपने एक्सक्लूड करना है रिगार्डलेस ऑफ द सेक्सुअल हिस्ट्री। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि ये भी नहीं सोचना कि ये बहुत छोटी बच्ची है, इसमें कैसे हो सकता है। एवरीवेयर वेन एवर शी हैज एंटर्ड हर प्यूबर्टल एज, ये पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी इज देयर। और बाकी जो है आपने फोकस करना है प्यूबर्टल चेंजेस पे, जो आपकी हिस्ट्री में होनी चाहिए। ईटिंग डिसऑर्डर्स के पैटर्न्स वो होने चाहिए आपकी हिस्ट्री में। वेट चेंजेस आपकी हिस्ट्री में होना चाहिए। कोई क्रॉनिक इलनेसेस हैं, ये आपकी हिस्ट्री में होना चाहिए। उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी आपकी हिस्ट्री में होनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द गैलेक्टोरिया, ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री है। थायराइड डिसफंक्शन, ये आपकी हिस्ट्री है। एंड्रोजन एक्सेस, ये सारा। एंड्रोजन एक्सेस में आप क्या हिस्ट्री में पूछोगे? चलो मुझे बताओ यहाँ से कोई अनम्यूट करके। मैम एंड्रोजन एक्सेस में हम यही पूछेंगे कि चेहरे पे बाल दाने तो नहीं आते, और आई थिंक यही होता है। गुड। यानी पीसीओएस के जो जितने सिम्टम्स है वो भी एंड्रोजन एक्सेस में आ सकते हैं, इसके मैम अलावा। साइंस ऑफ पैरालाइजेशन। यस, साइंस ऑफ पैरालाइजेशन, वेरी गुड। ओके जरगुना, तो ये हो गया। जरगुना आज प्रेजेंट करोगी ना? यस मैम, करूँगी। ठीक, गुड। अब बाकी हमने कहा कि इसकी फिजिकल एग्जामिनेशंस हम कैसे लेके जाएंगे। दोनों केसेस में आपको पूरी पूरी एग्जामिनेशंस करनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने कहा कि दोनों कंपार्टमेंट्स दोनों सूरतों में इन्वॉल्व हो सकती हैं। इसलिए आप दोनों में सारी एग्जामिनेशंस करोगे, जिसमें बेसिकली आपका वाइटल साइंस आपने ले लिए, आपने बीएमआई ले लिया, वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका लो बीएमआई ईटिंग डिसऑर्डर्स को, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक एमिनोरिया को रिप्रेजेंट करता है। हाई बीएमआई पीसीओज और क्यूशिंग को रिप्रेजेंट करता है। जनरल अपीयरेंस की अगर बात की जाए, शॉर्ट स्टेचर टर्नर सिंड्रोम के लिए, ओबेसिटी जो है पीसीओज, क्यूशिंग के लिए, केकेजिया जो है क्रोनिक इलनेसेस, एनोरेक्सिया नर्वोजा के लिए, एडिमा आपको हाइपोथायराइडिज्म की इंफॉर्मेशन देगा।
तो ये जो एग्जामिनेशन है ना, दिस इज योर फोकस्ड एग्जामिनेशन, ये कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन नहीं है। रिगार्डिंग एमेनोरिया यू शुड हैव टू एवेलुएट ऑल ऑफ दिस। फिर आप क्या करोगे, स्किन एनहेंस पे डेफिनेटली, स्किन एंड हेयर पे आप हिर्सुटिज्म, एक्नी, टेम्पोरल बाल्डिंग, एंड्रोजन एक्सेस के जो साइंस है वो सारे आप देखोगे। ये सारी चीजें पीसीओस की भी हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। आपने क्या देखना है, स्ट्रा ब्रूजिंग, मून फेशिस, ये सारे क्यूशिंग सिंड्रोम के लिए। एकेंथोसिस निग्रिकांस इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओस के लिए। ड्राई स्किन, हेयर थिनिंग, ये सारे हाइपोथायराइडिज्म के लिए। आपको इनमें से देखो, हम जब बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, शॉर्ट करते करते हमारी मेमोरी कम हो जाती है, हमें एट द एंड बेसिक चीजें याद नहीं आ रही होती। मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, एग्जाम में आपको बताना तीन तीन करके है। मैं ये नहीं कह रही ये पूरी लिस्ट बताओ, लेकिन डेफिनेटली आप इंसान हो, मैं इसी तरह हूं, अगर मैं ये सारे याद रखूंगी, पढ़ूंगी, सब पे फोकस करूंगी, तो एग्जाम में कुछ मोटी मोटी दो दो तीन तीन बातें मुझे इसमें से याद आ जाएंगी। ठीक है। और इससे एग्जामिनर दैट विल बी इम्प्रेस्ड कि भाई इसने जो है वेब नेट, शील्ड चेस्ट, वाइडली स्पेस्ड निपल्स भी सारे देख लिए, ये तो कितनी अच्छी लड़की है यार, इसने वेरलाइजेशन, डीप वॉइस, क्लाइटेरोमेगली सब पूछ लिया, शी इज सो इंटेलिजेंट। ठीक है। तो ये ऐसी बातें हैं जो बताती है कि आप केस को समझ रहे हो और आप एक डायग्नोसिस बनाना चाह रहे हैं। सही है। देन वी मूव टुवर्ड्स द सिस्टमिक एग्जामिनेशन। डेफिनेटली थायराइड उसमें इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी आपने टेनर स्टेजिंग करनी होती है। वो हम मैं शेयर कर लूंगी, मतलब क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी, अब उसको करने बैठेंगे तो फिर बहुत वो हो जाएगा। साथ में आपने गैलेक्टोरिया करके देखना है, चेक फॉर स्पॉन्टेनियस और एक्सप्रेस्ड मिल्क। इवन ये करके जब हम ब्रेस्ट एग्जामिन करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली हम निपल्स को प्रेस करते हैं कि मिल्क एक्सक्लूड तो नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस तो नहीं हो रहा है। देन वी डू न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आता है, अब इसको वैसे भी थैंक्स टू सीपीएस भी मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि ये सारे जितने भी एग्जामिनेशन है ये हमने वर्बलाइज करने होते हैं, वरना न्यूरोलॉजिकल करने बैठे हैं, क्रेनियल नर्व्स, फिर ये सारे फिर तो हम गए काम से। ठीक है। अब जो है क्रॉनिक इलनेसेस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज के सारे साइंस है, न्यूरोलॉजिकल हम इसीलिए कर रहे हैं ब्रेन को देखने के लिए। मस्कुलोस्केलेटल हम क्यों कर रहे हैं, ओवेरियन इंसफिशिएंसी के लिए। हाइपोथैलेमिक जो डिसऑर्डर्स होंगे उसमें मसल वेस्टिंग, ऑस्टियोप्रोसिस, इवन टर्नर में, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। देयर इज नथिंग कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिखा है या इररेलेवेंट है, दीज ऑल आर रेलेवेंट टू अ केस ऑफ एमिनोरिया, ईदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। अब हम आते हैं कि जो फोकस्ड गायनेकोलॉजिकल उसकी एग्जामिनेशन है वो तो थी जनरल। फोकस्ड गायनेकोलॉजिकल में आप क्या करते हो, आप सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स उससे लेके एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक आपके पास इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। ब्रेस्ट को कभी भी मिस नहीं करना, नेवर मिस ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। या उसमें आप क्या देखते हो, फर्स्ट फॉर आप उसकी टेनर स्टेजिंग करते हो। ठीक है। और वो ही रिप्रेजेंट करता है कि एस्ट्रोजन एक्सपोजर हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर्स आप देखते हो। ठीक है। जो कि हमारे पास थिल्लार की, एड्रिनार की, ये जो हमारे पास स्टेजेस हैं, तो ये उसी में शामिल होती हैं। हमने क्या कहा, अगर मैं एक बच्ची को बोलूं कि वो 15 साल की है और उसको अभी तक नहीं हुआ, तो मैं पहले अपनी ये स्टेजिंग कंप्लीट करके मैं जाके तब जाके लेबल करूंगी कि हाँ विद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, दो सब की स्कोरिंग 4-4 है, और फिर भी इसको वो नहीं हुआ, मेंसेस नहीं हुए, तो मैं उसको लेबल करूंगी कि शी इज प्राइमरी एमेनोरिया। डायग्नोसिस भी तो ऐसे खुद से नहीं बन जाती ना, बस एक पेशेंट ने बोला और आपने मान लिया, आपको चीजों को जस्टिफाई करना होता है। अच्छा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आप लेबिया को देखोगे, उसकी डेवलपमेंट को देखोगे। देखो आपको वैसे भी पता है जो न्यूनेटल या प्री प्यूबर्टल जो लेबिया है, दैट इज डेफिशिएंट ऑफ फैट। जैसे ही प्यूबर्टी आती है, ग्रोथ होता है, तो फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है अलोंग विद हेयर डेवलपमेंट। तो इसीलिए लेबिया आपको, आप देखेंगे कि ये प्री प्यूबर्टल मुझे लग रहा है या विद एक्सपोज्ड टू एस्ट्रोजन लग रहा है। जो एक्सपोज्ड होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, थोड़ा थिक होता है। साथ में आप देखते हो कि क्लाइटोरोमेगैली तो नहीं है, पेशेंट की हाइमेन जो है वो पेटेंट है, इट इज। अब ये एग्जामिनेशन जो है ऐसी नहीं है कि यू आर गोइंग टू आई मीन स्पेक्युलम कर रहे हो या कुछ, दिस इज जस्ट इंस्पेक्शन। ये आप 13 साल की बच्ची में भी कर सकते हो या 15 साल की लड़की में भी कर सकते हो, इवन
एडल्ट में वो तो हो ही सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का तरीका सीखो। जस्ट मैडम, आई वांट टू इंक्वायर रिगार्डिंग द हाइमेनल पेटेंसी, इज द हाइमन इज परफोरेटेड और any kind of bulging or bluish color or pinkish color of membranes visible, ठीक है। और ये हमारे पास और हेमाटोकॉल्पोस अगर आप सस्पेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में आप पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो आ, बता दें मुझे। जो पेशेंट अभी तक सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उसमें हेमाटोकॉल्पोस और मिट्रा के लिए पर रेक्टल एग्जामिनेशन की जा सकती है, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ओके। फिर हम अब देखो बाय मैनुअल एग्जामिनेशंस, डेफिनेटली हम बाय मैनुअल एग्जामिनेशंस में वजाइना और सर्विक्स को देखते हैं। उसमें हम क्या देख रहे होते हैं, अब ये भी जरा, अब ये इन चीजों को गौर से पढ़ने का मकसद क्या है, जब हमें ये आती है तो हमें पूछना आएगा, तो हमें देखना आएगा। अभी बस मैंने एक जनरल सी एग्जामिनेशन का एक पैटर्न जो है सीख लिया है कि आई विल डू बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, आई विल डू पर स्पेकुलम। भाई देखना क्या है, पूछना क्या है। इन केस ऑफ एमिनोरिया यू विल इंक्वायर, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। कि आप वजाइना और सर्विक्स भी कर सकते हो, वजाइना म्यूकोसा। आप क्या करोगे, वजाइना एंड सर्विक्स में आप देखोगे कि इधर देर इज एनी ब्लाइंड एंडिंग वजाइना, या इस तरह से भी पूछ सकते हो, और इज द वजाइना इज ऑफ फुल लेंथ, कैन इज द सर्वाइकल ऑस जो है वो पेल्पेबल है और विजिबल है, तो जाके आपका ये पूरा आपको पता चल जाता है कि यस इसमें कोई जो है अभी वो नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, वो नहीं है, सेप्टम नहीं मैं है। फोन ले लूं जी। जी, ये कौन है, म्यूट कर दे मेरा प्लीज। ओके। अच्छा, हम या फिर सर्विक्स विजिबल है या नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको एक आइडिया देते हैं कि कहीं मुलेरियन एजेनेसिस नहीं है, एआईएस नहीं है, ठीक है। कहीं हम पीछे से देखेंगे कि इफ देर इज हेमाटोकॉल्पोस, जो कि इंडिकेट कर देता है हमारे पास कि देर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये सारी जो आप फाइंडिंग्स मांग रहे हो ये आपने नाम लेके मांगी, ये नहीं है कि अब बहुत से टाइम मैंने जब स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन लेते हुए सुना है, वो घबरा रहे होते हैं ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज करने से। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की काउंसलिंग के टाइम यूज नहीं कर सकते। वहां पे भी अगर आप करते हो साथ में उसका एक मीनिंग बता देते हो इजी वर्ड्स में, लेकिन बाकी थ्रू आउट आपके जितना भी सेशन है उसमें आप आराम से मेडिकल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो। आप इंक्वायर करते हो हिस्ट्री में, इवन स्ट्रक्चर डिस्कशन में आप यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन में, और यहाँ पे आगे इन्वेस्टिगेशन में, वो आराम से। बहुत सारे टाइम मैंने देखा है ये हिचकिचाहट। खैर हम देखते हैं यूट्रस के बारे में हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर बाय मैनुअल जाहिर है पेशेंट अगर वो नहीं है, एडल्ट है और पॉसिबल है, तो हम उसका यूट्राइन साइज और पोजीशन हम देखेंगे। और जो है ओवेरियन की कोई पैथोलॉजी जैसे एडनेक्सल मास वगैरह हम देखेंगे। साथ में हमारे पास वेजाइनल जो म्यूकोजा है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। इज देयर एनी एट्रोफी ऑफ द वेजाइनल म्यूकोजा? देखो पेलार, क्या पेलार और एट्रोफी, ये दोनों साइंस हैं हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म के। जब भी पेशेंट ओल्ड एज में, आपने देखा है कभी आपने एडल्ट्स का अगर पीवी की हो और या पर स्पेकुलम किया हो, उनका वजाइना जो है बिल्कुल एब्सेंस ऑफ रूगी या रुगाई, एब्सेंस ऑफ दैट, एब्सेंस ऑफ पिंकिशनेस, वो बिल्कुल पेल हो जाता है। एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ और देयर इज एट्रोफी ऑफ दैट वजाइनल म्यूकोजा। ये आपको, और ड्राइनेस, ये सारी इंडिकेशंस जो हैं वो हाइपो एस्ट्रोजेनिज्म की है, कि एस्ट्रोजन नहीं है। खैर हमने कहा कि ये एक टर्मिनोलॉजी है एस्ट्रोजेनाइज्ड स्टेज के लिए, स्पिम बाकी म्यूकस, बट यू शुड नॉट यूज इट, इट्स जस्ट फॉर अ काइंड के, वो नहीं होता। अपनी बुक को जरा सा मैंने वो हाई प्रोफाइल करने के लिए, बट जैसा है, जितना आप सिंपल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। देन आप आते हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। उसमें अगर आप क्या करते हो, आप देखो सीक्वेंस थोड़ा इधर हो गया है,
पहले एब्डोमिनल आएगी, फिर बायमैनुअल और पेल्विक आएगी, ठीक है। खैर हम उस पे हम क्या करेंगे, मैथ्स देखेंगे। कोई जो है मेटोकैल्पोस कॉल्पोस है वो हमें फील नहीं हो रहा, कोई सिस्ट वगैरह ऐसे ओवेरियन इंलार्जमेंट तो नहीं है जिसकी वजह से इस पेशेंट को जो है ये कंडीशन है। ये आपकी हो गई बेसिक जो है एग्जामिनेशन। अब हमारे हैं स्टेप वाइज अप्रोच। यहां तक आपकी दोनों कंडीशंस, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी है, वो एक जैसी चलेंगी। आपने एक ही जैसी हिस्ट्री ली, आपने एक जैसी एग्जामिनेशन की, आपने एक जैसी इन्वेस्टिगेशन की। ये जब मैं अपने टाइम पे याद करती थी तब मुझे बहुत कंफ्यूजन होती थी कि सेकेंडरी में मैं क्या क्वेश्चंस ये पूछूं ना पूछूं, आउटफ्लो पूछूं ना पूछूं। नाउ आई एम क्लियर कि आपने ये दोनों पूछने हैं। दीज आर, अब देखो दोनों में ही सारी की सारी चीजें मौजूद है। ये इसीलिए मैंने साइड वाइज ये टेबल बनाया कि आप दोनों को एक साथ कैसे लेके चलते हो। तो खैर आप आ जाते हो अभी जो है उसकी डायग्नोस्टिक पॉइंट, कैसे आप अप्रोच करते हो डायग्नोसिस। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें प्रेगनेंसी को एक्सक्लूड करना है, ये आरसीओजी की गाइडलाइन। तो इसका मतलब जब आप एग्जामिनर से अपनी इन्वेस्टिगेशंस मांगोगे तो सबसे पहले क्या मांगोगे, यूरिन पीटी और सीरम बीटा एचसीजी। गॉट इट। ये अब जब मुझे कोई भी ये सुनाएगा ना, खासकर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे, मैं ना सुनूं पहले मुझे कुछ और कुछ और कुछ और बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू लिसन दिस फर्स्ट। एक्सक्लूड प्रेगनेंसी। मैडम, इज प्रेगनेंसी इज एक्सक्लूडेड? और मैडम कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सीरम और यूरिन बीटा एचसीजी? दीज आर योर क्वेश्चंस। अच्छा, सेकंड पे आप जो है, जो इनिशियली जो आप स्टार्ट करते हो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस, वो ये सिंपल सी हैं जिसमें आप सीरम एफएसएचएलएच, सीरम इस्ट्राडायोल, सीरम प्रोलैक्टिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ओके। अब मेरी कौन सी अच्छी स्टूडेंट जो ये सब सुन रहा है लेक्चर, एफएसएचएलएच जो है कौन से कंपार्टमेंट में लो होगा? कौन से कंपार्टमेंट के डिसऑर्डर में एफएसएचएलएच लो होगा? मैम हाइपोथैलेमिक। गुड, गुड, वेरी गुड। क्योंकि जीएनआरएच है नहीं आ रहा, सही है। तो हमारा एफएसएच, अच्छा बनेगा जी मैम। गुड, वेरी गुड। और ये कौन सा मेरा स्टूडेंट दोबारा से बताएगा मुझे, हाइपरप्रोलेक्टिनियम आपको कौन से कंपार्टमेंट में मिलेगा? पिट्यूटरी। गुड। अच्छा, थायराइड फंक्शन टेस्ट आपको हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म ये किस कंडीशंस में मिल सकती है? पिट्यूटरी। दोनों, पिट्यूटरी एंड आइसोलेटेड थायराइड डिसऑर्डर्स। हाँ ठीक, दोनों में। ठीक, आइसोलेटेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। आइसोलेटेड भी तो कॉज होती है, ठीक है। अच्छा, हाइपोएस्ट्रोजीनिज्म आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ कहाँ मिल सकती है? रिवर्स में जाओ, जो मैंने ये, मैं हाँ, हाँ, ये जो एट्रोफी हो जाती है जैसे वजाइना की। हाँ, ये किस कंडीशन में मिलेगी? डायग्नोसिस आप किस कंडीशन में करोगे? पीयूआई में होगा हाइपोएस्ट्रोजनिज्म हम्म, एंड टर्नर सिंड्रोम। हम्म, जो ओवरी पिट्यूटरी मतलब के गोनेडल हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होगा। हम्म। और मैम अच्छा, ओवेरियन इनसफिशिएंसी और ओवेरियन फेलियर में भी। गुड। अब देखो, एस्ट्रोजन को आना किधर से है? ओवरी से, ठीक है। ओवरीज। इसके मतलब ये ओवेरियन का। ओवरी से लेके पीछे जितने भी कंडीशंस हैं किसी में भी ये कम आ जाएगा, ठीक है। समझ, हाँ। ठीक है। ये रिवर्स करके हमेशा देखा करो, तब आपको वो चीजें आसानी से समझ। ये जो लाइन है ना, आज इसको आराम से अपनी कॉपी में लिखना, और इनके हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो लिखना। तब आप इसको कभी रिवर्स करके जाना, कभी आगे पीछे, 2-3 बार करोगे आप इंशाल्लाह यूं चुटकी बजा के सारी डायग्नोसिस बन जाएगी, ठीक है। गुड। अब जो है यहाँ तक तो थी जो हमने कहा कि बेसिक इसकी इन्वेस्टिगेशंस हार्मोन्स रिलेटेड। अब हम आ रहे हैं, हुमा प्लीज म्यूट कर दो। हम ना, म्यूट म्यूट माइक। ओके ओके सॉरी। अच्छा, तो हमने टॉप पे क्या किया, पहले हमने हिस्ट्री ली, फिर एग्जामिनेशन। एक छोटा सा अपने पास एक पेन रख लो, एक पेज रख लो,
ये आपको जो है जिंदगी भर जो है, ये एक दफा आपने सीख लिया। ये बहुत ट्रिकी है और बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक। आई डोंट नो आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है या नहीं होता। ऊपर से हमने क्या किया, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, और फिर हम आए इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहला जो है हमारे पास एक्सक्लूड किया प्रेगनेंसी। मेरे पास पेशेंट फातिमा है, मैं क्या करूंगी, मैं उसको हिस्ट्री सब पूछने के बाद मैंने पहले ये टेस्ट लिख के दिया टॉप पे, फिर मैंने टॉप पे ये सारे टेस्ट लिख के दे दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये गाइडलाइंस के हिसाब से हैं, ये आपने मिस नहीं करने, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है। फिर उसके बाद जो है मैं उसके एडिशनल टेस्ट अगर इंडिकेट होते हैं तो वो मैं करूंगी। जैसे सीरम एंड्रोजेंस, उसमें क्या क्या शामिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पीसीओज का वो लगता है, सिनेरियो लगता है, तो उसमें क्या 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 हम देख सकते हैं, ठीक है। और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हम देख सकते हैं, एंटी मुलेरियन हॉर्मोन्स, ये मे हेल्प, ये एडिशनल है। लेकिन ये जो पहला दोनों थे ना, 1 और 2, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये वाले तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे। जब आप बताते हो मैडम आई वांट टू एक्सक्लूड प्रेगनेंसी, मैडम आई वांट हर इनिशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस लाइक एफएसएच, एलएच, estradiol, prolactin, and thyroid function tests. As I can, if they're available, serum androgens, including testosterone, dihydroepiandrosterone, and 17 hydroxyprogesterone, anti-Mullerian hormone that can further assist me in my diagnosis. I also want to know regarding the karyotyping. अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइमरी एमिनोरिया में है, खासकर जब एम्बिगुअस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो। सेकेंडरी एमिनोरिया में कौन सी कंडीशन में हम करते हैं कैरियोटाइपिंग? अनम्यूट। सेकेंडरी एमिनोरिया में कौन सी कंडीशन में करते हैं? टर्नर में। गुड, ठीक है। सो इसका मतलब टर्नर प्राइमरी में भी प्रेजेंट कर सकता है और सेकेंडरी में भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, वो थी आपकी हॉर्मोन्स। चौथे नंबर पे हमारे हैं इमेजिंग। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसका मतलब आप पहले मुझसे एक्सक्लूड करवाओगे प्रेगनेंसी, इनिशियल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस लोगे, ये एडिशनल देखेंगे, मुझे जरूरत हुई तो मैं करूंगी, अदर एज एन अदर्स। लेकिन ये मस्ट है इन्वेस्टिगेशंस में इमेजिंग। इसमें क्या है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, जिसमें आप पूरा उसका एसेस करोगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द यूट्रस एंड ओवरीज। मैडम आई वांट टू नो हर pelvic ultrasound, transvaginal और transabdominal, दैट अब वो डिपेंड करता है ना, अगर एमआरकेएच की है तो क्या मुझे ट्रांसवेजाइनल से इतना नहीं मिलेगा, या इवन इम्परफोरेटेड हाइमन है तो टीवीएस उसका पॉसिबल ही नहीं है। सिनेरियो वाइज आप इन्वेस्टिगेशन मांगा करें। अब जैसे कि इम्परफोरेटेड में मैं कहूंगी मैडम आई वांट टू इंक्वायर रिगार्डिंग ट्रांस एब्डोमिनल, तो सोचो तुम्हारी एग्जामिनर कितना खुश हो जाएगी, उसको 50 लड़कियों ने टीवीएस टीवीएस बोला होगा और उसको गुस्सा आया होगा, और आप वो वाइट लड़की होंगी जो होश में सुन रही होंगी सारी बातें, और उससे वही इन्वेस्टिगेशन मांगोगी जो कि उसमें इंडिकेटेड है। तो खैर पेल्विक अल्ट्रासाउंड में आप पूछोगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द यूट्रस, इफ इट इज प्रेजेंट what is the morphology of it, and what is the morphology of the ovaries, any signs of agenesis or polycystic ovaries। फेलियर हमें नहीं मिल सकता अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। खैर एवेलुएट करेंगे एंडोमेट्रियल थिकनेस को। ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ इस तरह लिखते नहीं है, ये पूछना भी इसी तरह होता है। मैम आई वांट टू इंक्वायर रिगार्डिंग द एंडोमेट्रियल थिकनेस, आई वांट टू नो दैट आउटफ्लो, इज देयर एनी आउटफ्लो ट्रैक abnormalities आर प्रेजेंट, जैसे कि इम्परफोरेटेड हाइमन और मलेरियन एजेंसिस। अब इम्परफोरेटेड हाइमन में तो ये हो ही नहीं सकता कि टीवीएस उन्होंने किया हो। ट्रांस एब्डोमिनल पे वो जब प्रोब नीचे डालते हैं तो उनको फील होता है कि ट्रैक में कोई जो है वो ऐसी चीज है, सेप्टम है, कुछ है जो इसको आगे ट्रांसफर, वो जो उसका आता है ना शेडो, वो आने नहीं दे रहा है। तो ये सारी आपको इंफॉर्मेशन आउटफ्लो ट्रैक से लेके सारी आपको बता सकता है। तो ये आपकी पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे पूछने की चीजें हैं। यहाँ तक आपको अगर कुछ नहीं आ रहा, मुझे लाजमी आपने यहीं पे पूछना है, क्योंकि फिर टाइम ओवर हो जाएगा, फिर हम प्रेजेंटेशन सुनेंगे, ठीक है। एमआरआई किस कंडीशंस में हम करेंगे?
जब हम प्रोलेक्टिनोमा, जैसे अब मैं ऐसे ही एमआरआई नहीं बोल दूंगी कि मैडम आई वांट हर एमआरआई, ठीक है। जैसे अगर मुझे एग्जामिनेशन में उसमें कोई फाइंडिंग मिल रही है, पेशेंट की कोई हाइपरप्रोलेक्टिनोमा मिल रहा है, विजुअल सिम्टम्स हैं, वो जैसे कि उसमें होती हैं, हेडेक की हिस्ट्री है, तो फिर मैं जाके बोलूँ ना एमआरआई। अब अगर मैं ऐसी बोलूंगी कि आपकी वो ये टाइम कम है, वरना अगर ये टाइम इनका ज्यादा होता है, ये हर इन्वेस्टिगेशन पे आप जस्टिफिकेशन मांगते कि जस्टिफाई व्हाई यू वांट एमआरआई। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशंस को ऐसे हल्का, ऐसे रट्टा सिर्फ नहीं मारते, इन्वेस्टिगेशन की अहमियत को समझते हैं कि उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। अच्छा, अदर इन्वेस्टिगेशंस में आप साथ में एड्रिनल सीटी और एमआरआई मांग सकते हो जब आप सस्पेक्ट कर। अब ये चीज स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। उन्होंने एक पेज पे देखा होता है कि अच्छा प्राइमरी एमेनोरिया की ये इन्वेस्टिगेशंस है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह नहीं होता कि मैं एक ही पेशेंट में सीटी भी मांग रही हूँ, एक ही पेशेंट में एमआरआई मांग रही हूँ। कुछ एक इन्वेस्टिगेशन कराने की जस्टिफिकेशन भी होती है, सही है। खैर, अब हमारे कुछ स्पेशल फंक्शन या स्पेशल टेस्ट, फंक्शनल टेस्ट। ये जो प्रोजेस्टेरॉन विथड्रॉल टेस्ट है, इट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एज वेल एज टेस्ट। हम क्या करते हैं, पेशेंट को विड्रॉल ब्लीडिंग करवाते हैं विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन फॉर 5 to 10 days, ठीक है। और इवन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज देते हैं। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेस्ट एंड एज अ काइंड ऑफ जो उसकी डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली हमें प्रूव करवा देती है। देखो, अगर प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल पे वो ब्लीड करती है तो इसका मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताए, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल पे मेरी पेशेंट ने ब्लीड कर लिया तो इसका मतलब क्या है? लिखा हुआ है medium is functioning. yes, and it indicates that there is a hormonal imbalance like PCOS. Testicles. गुड। अच्छा, अगर नहीं होती एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पे तो फिर क्या है वो? Asherman syndrome. कोई एशेमन। हाँ, मैम लो obstruction. एस्ट्रोजन और आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जैक्टली यानी अगर वहां पे पीछे से एंडोमेट्रियम बन रही है और वो हो रहा है लेकिन ब्लीड नहीं कर रही, इट मींस देयर इज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। फिर हम कहते हैं ये हमने चैलेंज टेस्ट दे दिए। अब जो इम्पोर्टेंट इसमें है कैरियोटाइपिंग है। ये हमने कहा कि हम कुछ जैसे कि एआईएस में और उसमें हम करेंगे। अब ये जो बोन एज असेसमेंट है, ये सब में हम नहीं करते, सिर्फ इन प्राइमरी एमिनोरिया विद डिलेड प्यूबर्टी उसमें हम बोन एज असेसमेंट। अब देखो, मेरी पेशेंट सेकेंडरी एमिनोरिया की है, पीसीओज है, और मैं एग्जामिनर को बोलूं बोन एज असेसमेंट फाइंडिंग मुझे दे दे, तो मैं क्या लगूंगी उसको? मैं मतलब कोई मेरी इस क्वेश्चन को उसको तुक नजर आएगा? इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर करते हैं और हमारा केस पूरा खराब हो जाता है। हम इतना हमने सालों साल पढ़ा होता है और वो पढ़ाई हमारी वेस्ट हो जाती है। खैर, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि हिस्टेरोस्कोपी और सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि एबनॉर्मलिटीज सेकेंडरी एमिनोरिया के साथ खासकर रिलेटेड है, इंट्रायूट्राइन एडिशंस वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये थी हमारे पास एक ओरिएंटेशन कि किस तरह से होता है, ठीक है। मैनेजमेंट हर केस में हम उसकी अपनी करेंगे, मैं यहाँ पे ये सारी मैनेजमेंट नहीं बताऊंगी, रीजन ये है आप लोग मिक्स कर दोगे, ठीक है। अब हमने कहा कि हम प्राइमरी एमिनोरिया तक पहुंच गए और मैंने पेशेंट को प्राइमरी एमिनोरिया डायग्नोस कर दिया। अब उसकी मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो ये जो कैसे वाला मैनेजमेंट है, ये मेरे जो है जो मेरे शेर हैं, वो उन अभी सामने आएंगे आप लोगों के और वो स्टार्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशंस। सबसे पहले कौन आएगा? मैं इसको यहीं पे रोक देती हूँ। कौन आ रहा है प्रेजेंट करने? टीवी ना रही है। हाँ भाई, इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। वालेकुम अस्सलाम जी, डॉक्टर मारिया। हाँ डॉक्टर सादिया, आपने टॉपिक
आवाज नहीं आ रही, 1 मिनट में ये वो कर देती हूँ। हर कोई प्रेजेंट करे। तो इसीलिए मैंने कहा हुआ है इनको 1 मिनट हेलो।